मानव तस्करी इस टर्म का मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के हिसाब से है किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइट करने के इंटेंशन से उन्हें जबरदस्ती फ्रॉड या डिसेप्शन के माध्यम से रिक्रूट करना, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना, दुनिया की नजरों से छुपा के, सोसाइटी से छुपा के सेक्लूडेड रखना। इस डेफिनेशन से या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस टर्म से ना आपको इसके दर्दनाक या भयानक नेचर का अंदाजा नहीं होगा, बट इट इज एन एक्सट्रीमली सीवियर एंड क्रिटिकल सिचुएशन फॉर अस। और इसीलिए आज मैं आपको एक 14 साल की बच्ची समायरा की कहानी सुनाने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर कि इस दर्दनाक कहानी को सुन के ना आप भी मेरी तरह इंसानियत को क्वेश्चन करने लगोगे। समायरा एक इनोसेंट और हंसमुख बच्ची थी जिसे पढ़ना काफी पसंद था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे हमें अपनी पसंदीदा चीजें करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है और वो समायरा के परिवार के पास नहीं थे। समायरा का परिवार बहुत गरीब था, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो समायरा को उसकी बहन के पास मुंबई भेज दें ताकि वो वहां जाके जॉब ढूंढ के पैसे कमा के अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख सके। अब समायरा को आगे पढ़ना था, उसे अपने लाइफ में कुछ बनना था, लेकिन अपने परिवार वालों के आगे उसने घुटने टेक दिए और मजबूरन वो कोलकाता के उस छोटे से गांव से 2000 किलोमीटर दूर सपनों की माया नगरी मुंबई में आ गई। मुंबई आके वो अपनी दीदी और जीजू के साथ रहने लगी। अब उसे जॉब ढूंढना था, लेकिन इतनी छोटी बच्ची इतने बड़े शहर में जॉब कैसे ढूंढेगी? इट इज डिफिकल्ट, राइट? तो उसके जीजू सामने आए और उन्होंने कहा कि वो उसकी मदद करेंगे एक अच्छी जॉब ढूंढने में। एंड शी वाज रियली हैप्पी। उसे सच में ये लगा कि उसके जीजू उसके लिए एक बढ़िया जॉब ढूंढ के देंगे। उसके अंदर एक उम्मीद सी जग गई थी, लेकिन यही उम्मीद बहुत जल्द पछतावे में बदलने वाली थी, क्योंकि उसके जीजू ने समायरा को जॉब दिलाने के बहाने ऐसे लोगों के हाथों सौंप दिया जो मानव तस्करी का धंधा करते थे। एक छोटी सी बच्ची को चंद पैसों के लिए उसने बेच दिया। अब आप ही सोचिए कि ऐसे सिचुएशन पे एक 14 साल की लड़की पे क्या गुजरेगी। उसने जिस इंसान पे इतना ट्रस्ट किया, इतना भरोसा किया, उस इंसान ने उसे एक ऐसे दलदल में फेंक दिया जहाँ से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे उसे काम नहीं करने पे मारा जाता, उसे बेल्ट से पीटा जाता, उसे शराब पिलाई जाती, ड्रग्स दिए जाते, कई सारे लोग उसे फिजिकली एक्सप्लॉइट करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। और समायरा को सिर्फ अपनी मदर टंग आती थी। इस लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना उसके लिए यहाँ से निकलना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, बिकॉज वो किसी से हेल्प तक नहीं मांग सकती थी। इस हेल्थ सिचुएशन में ना समायरा के साथ बहुत बुरा हो रहा था। दिन भर में उसे बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते। उसका काम हो जाने के बाद ना उसे बाकी लड़कियों के साथ एक डार्क रूम में, एक सेक्लूडेड बिल्डिंग में भेज दिया जाता, जहां से वो जितनी मर्जी चाहे चीखे चिल्लाए, मदद के लिए आवाज दे, लेकिन किसी ने एक इंसान तक उसकी आवाज नहीं पहुंचने वाली थी। काफी समय तक समायरा के साथ यही हो रहा था। यही उसकी जिंदगी की सच्चाई बन चुकी थी। उसने उम्मीद करना अब छोड़ दिया था। लेकिन फिर एक दिन फॉर्चुनेटली जिस बिल्डिंग में, जिस होटल में समायरा और बाकी लड़कियों को रखा गया था ना, वहां पे पुलिस की रेड पड़ी। पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया एंड बाकी लड़कियां पुलिस को देख के भागने लगी, लेकिन समायरा ने उस मोमेंट का, उस मौके का फायदा उठाया। वो पुलिस के पास भागी और उनसे मदद मांगी एंड थैंक्स टू पुलिस समायरा को वहां से बचाया गया। लेकिन सबसे बुरी बात पता है क्या है? कि उस बच्ची ने महज 14 साल की उम्र में दुनिया का सबसे घिनौना चेहरा देख लिया। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि वो आज जहाँ पे भी है, शी इज सेफ, शी इज सिक्योर एंड शी इज रिकवरिंग फ्रॉम इट। समायरा तो बच गई, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे और कितने लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है? 8 मिलियन, 80 लाख लोग ऐसे हैं जो ऐसे किसी दलदल में फंसे हुए हैं। समायरा को एक ब्रोथल ओनर ने खरीदा था। हर्स वाज अ केस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस बहुत ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके शिकार नॉर्मली बच्चे और औरतें होती हैं। उसके अलावा छोटी उम्र की बच्चियों को भी फोर्स मैरिज के लिए बेचा जाता है। इन छोटी बच्चियों को ना इनके परिवार वालों से खरीद के या फिर किडनैप करके चंद पैसों के लिए 40 से 50 साल के इंसानों को बेच दिया जाता है एंड देन दे आर फोर्स्ड इनटू गेटिंग मैरिड टू देम। 2016 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 33,796 वुमेन और 16,695 गर्ल्स की ब्राइड ट्रैफिकिंग केस रिपोर्ट की थी। एंड दिस ब्राइड ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम इज नॉट कन्फाइंड टू इंडियन बॉर्डर्स। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि फोर्स मैरिज के लिए हर दिन 50 नेपालीज वुमेन को इंडिया में ट्रैफिक किया जाता है। 2013 की एक हरियाणा की स्टडी के हिसाब से जब 92 विलेजेस के 1000 घरों को सर्वे किया गया तो उसमें पता चला कि उनमें से 9000 औरतों को फोर्स मैरिज के लिए खरीदा गया था। ये औरतें आसाम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार जैसे स्टेट्स के रूरल एरिया से बिलोंग करती थी। गुजरात के कच्छ एरिया में भी बहुत से फोर्स मैरिज के केस देखने मिले थे, जहाँ पे बंगाली स्पीकिंग वुमेन को बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से कच्छ ट्रैफिक किया जाता था। आसाम में रहने वाली 14 साल की माहिरा के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। उसके एक परिवार वाले ने उसे एक ब्रोकर को बेच दिया। उसके बाद माहिरा को भी बाकी लड़कियों के साथ ऑक्शन में खड़ा रहना पड़ा और 8,000 देके एक 31 साल के इंसान ने उसे खरीद लिया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश के कई सारे रीजन्स में फीमेल्स है ही नहीं। बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड रेशियो इज वेरी हाई और इसी लो फीमेल टू मेल रेशियो की वजह से ना ये रीजन्स ट्रैफिकर्स के लिए बिजनेस ग्राउंड बन चुका है। बॉन्डेज लेबर
इसके अलावा लेबर एक्सप्लॉयटेशन में लोगों से जबरदस्ती हार्श कंडीशन में लेबर वर्क कराया जाता है अंडर द कॉन्सेप्ट कॉल्ड बॉन्डेज लेबर। बॉन्डेज लेबर 1976 के बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट के अकॉर्डिंग है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक इंसान जिसने डेट लिया हो उसे बिना किसी मजदूरी के या फिर बहुत ही कम पैसों में उस इंसान को सर्व करना पड़ता है जिससे उसने कर्जा लिया है। अब इस कंडीशन में अगर एक इंसान डेट पे नहीं कर पा रहा है तो उसके साथ साथ उसके घर के बच्चों और औरतों को भी मजदूर बना दिया जाता है। ये जो सिस्टम है ना, राजा महाराजाओं के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उस वक्त डिफरेंसेस बहुत थे। कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम वाज वेरी प्रेवलेंट। लो कास्ट के लोग हाई कास्ट के लोगों से अक्सर लोन लिया करते थे और इसके चक्कर में वो बॉन्डेज लेबर के जाल में फंस जाया करते थे एंड मजबूरन लाइफ लॉन्ग उन्हें इन लोगों को सर्व करना पड़ता था। लेकिन आज भी ऐसे ही हो रहा है और इसका एक एग्जाम्पल है आत्माराम मार्कंडे और उनका परिवार जो 20 सालों तक बॉन्डेज लेबर का शिकार बना था। आत्माराम ने अपने फादर और ग्रैंडफादर को एक स्टेट की ईंट भट्टी से दूसरे स्टेट की ईंट भट्टी पे ट्रैफिक होते हुए देखा है। स्कूल में सिर्फ आधा दिन बैठ के आत्माराम भी महज 7 साल की उम्र से ही इस लेबर वर्क में जुड़ गए। बचपन में उन्हें एक कमरे में लॉक करके बहुत दिनों तक भूखा रखा जाता, उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता। आत्माराम को उनके ओनर्स बहुत मारते। इनफैक्ट उनके पिता की मौत भी इसी कारण हुई थी क्योंकि दिन भर का काम खत्म करके उनके पिता भट्टी के ओनर के पास जाके कुछ पैसे मांगने लगे, सिर्फ इसीलिए उन्हें मार दिया गया। इट इज सरप्राइजिंग राइट? आई मीन वी लिव इन 21st सेंचुरी। यहाँ पे इंसान मार्स पे जाने की बात करता है और दूसरी तरफ इतनी एडवांसमेंट होने के बावजूद लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। और मे बी ये एडवांसमेंट ही इस चीज की जड़ है शायद, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना चीप लेबर की जो मांग है ना वो बढ़ गई है एंड बॉन्डेज लेबर इज अ डायरेक्ट बट टेरराइजिंग रिजल्ट ऑफ द सेम। चाइल्ड ट्रैफिकिंग। लेबर्स की बात हो रही है तो आज के टाइम पे लोग लेबर्स भी चीप खरीदना पसंद करते हैं और एक अडल्ट के मुकाबले जानते हैं कौन सस्ता मिलता है? एक बच्चा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से सालाना 40,000 बच्चों को अगवा किया जाता है जिसमें से 11,000 बच्चों का ना ढूंढने पे भी ट्रेस नहीं मिलता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हर 8 मिनट में एक बच्चा डिसअपियर होता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग कई सारे रीजंस की वजह से होती है लेकिन सबसे बड़ा रीजन है डोमेस्टिक सर्विट्यूड। ज्यादा सैलरी की लालच दिला के बच्चों को कम पैसों में खरीद के उन्हें घरों में काम कराना और उन्हें एक्सप्लॉइट करने का जो ये ट्रेंड है ना, ये बढ़ते ही जा रहा है। हर साल हजारों लड़कियों को ये जो इलीगल प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं ये गाँव से उठा के शहरों में ला के डोमेस्टिक हेल्पर बना के बेच देते हैं और फिर यहाँ पे इन बच्चियों को सेक्सुअल वायलेंस और मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। 2013 का ये जो गैंग रेप केस है इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। 14 साल की एक मासूम बच्ची को पहले तो डोमेस्टिक हेल्पर बना के रिक्रूट किया गया। जब वो वहां से भागने लगी तो उसे धमकाया गया कि उसके सारे परिवार वालों को मार देंगे और जब उसने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उसे फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया। किडनैपिंग रैकेट्स हर साल बहुत सारे बच्चों को गांव से शहर ले आते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इन बच्चों को देखा है पब्लिक प्लेसेस पे, स्ट्रीट्स पे। ये वही बच्चे हैं जो रस्तों पे भीख मांगते हैं। इनके ऑर्गन्स एम्पुटेट किए जाते हैं, इनकी आंखों में एसिड डाला जाता है ताकि ये अंधे बन जाएं एंड दे बिकम अ बेगर एंड दिस चिल्ड्रंस आर मोस्ट प्रोबेबली द पार्ट ऑफ द रैकेट। दे डोंट वांट टू बी बट दे आर। इसके अलावा ऑर्गन ट्रेड, अडॉप्शन और जनरल चाइल्ड लेबर के लिए बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है। प्रोस्टिट्यूशन से लेकर पोर्नोग्राफी तक सब में इन बच्चों को ढकेला जाता है। एक शॉकिंग फैक्ट बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे देश में 3 मिलियन प्रोस्टिट्यूट है। 3 मिलियन, जिसमें से 40% छोटी बच्चियां हैं। द कॉजेज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया। सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं राइट, कि ये बच्चे जिन्हें अपना बचपन हंसी मजाक करके, खेल कूद के अपने परिवार के साथ गुजारना चाहिए, उन्हें चंद पैसे देके खरीद लिया जाता है, उनका बचपन छीन लिया जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा था कि इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस का मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है और कितना है? वैसे तो बहुत है लेकिन हम उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स यानी कि ऐसे कॉजेज जिसमें विक्टिम्स को मजबूरन किसी सोशियो इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से इस दलदल में आना पड़ता है। It includes poverty, natural calamities, lack of education, skills and employment, low status of females. So all these factors combined with illiteracy push the poor victims into the hell of trafficking. Pull factors ऐसे हैं जिसमें victims को लर किया जाता है, उन्हें लालच देके अट्रैक्ट किया जाता है और फिर उन्हें इस दलदल में घसीट दिया जाता है। Easy money, placements और better pay के लालच में आके victims इस गंदे से जाल में फंस जाते हैं। कई सारे फैमिलीज ऐसी भी हैं जो अपनी गर्ल चाइल्ड को गरीबी की वजह से या फिर दाउरी के बोझ की वजह से अननोइंगली ट्रैफिकर्स के हवाले सौंप देते हैं। इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस के ना 2 साइड्स होते हैं। एक है सप्लाई साइड विच इज प्रोन टू स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड, और दूसरी साइड है डिमांड साइड जहां पे चीप लेबर की हाई डिमांड होती है। इंडिया के रूरल रीजन्स के अलावा बांग्लादेश और नेपाल जैसे गरीब देशों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन रहे हैं। मैं आज यहाँ कैमरा के सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन पता है सबसे भयानक बात क्या है? दैट while we are doing this, somewhere in the darkness of this industry किसी को खरीदा और बेचा जा रहा है।
And humans with skin, bones and hearts just like you and me are being exploited to death. और इस सिस्टम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कई सारे एनजीओज और लॉज मिलकर कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का हिस्सा हमेशा से रहा है। बट आई थिंक द वन वे वी कैन डिस्ट्रॉय दिस रॉटिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज बाय गिविंग इफेक्टिव एजुकेशन टू एवरीवन एंड इक्वल राइट टू परस्यू द एजुकेशन। जब छोटे से छोटे गांव में भी हर एक इंसान पढ़ पाएगा, नए स्किल्स डेवलप कर पाएगा, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का दलदल है ना, ये अपने आप सूख जाएगा। तो आई थिंक हमें एज अ सोसाइटी सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि हर एक इंसान को एजुकेशन मिले। एंड व्हाइल वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस, व्हाइल वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, हमें ये मेक श्योर करना है कि हम विक्टिम्स को भी हमारी सोसाइटी में वेलकम करें और उनके अंदर के इंसान को नजरअंदाज ना करें। कई सारे विक्टिम्स तो रेस्क्यू होने के बाद भी अपने घर जाना प्रेफर नहीं करते बिकॉज लोग क्या कहेंगे, ये लोग है कौन, हम हैं, राइट? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम विक्टिम ब्लेमिंग ना करें, उनकी मदद करें, उन्हें सपोर्ट करें। देखो आजकल हम अपने लाइफ में इतने एनग्रॉस हो जाते हैं ना कि हमें ऐसे लगने लगता है कि ये स्लेवरी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग गुजरे जमाने की बात है। ध्यान से देखोगे ना तो कल घर से कॉलेज या घर से ऑफिस जाते हुए तुम्हें बहुत से ऐसे विक्टिम्स देखेंगे, लेकिन शायद तुम देख नहीं पाओगे। सच इज द डार्कनेस ऑफ दिस इविल इंडस्ट्री विच नो अमाउंट ऑफ लाइट कैन पेनिट्रेट। द ओनली रे ऑफ होप इज अस एंड द स्टेप्स वी टेक। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बिकॉज अवेयरनेस फैलाना इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को।